हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी के भाग नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने काफी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जो है बेसिकली 10 से लेकर 19 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग की जो सीरीज स्टार्ट होगी वो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर स्टार्ट होगी और क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 30 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टोटल जो एनसीईआरटी के केमिकल काइनेटिक्स के जो टोटल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग रेट आर ऑब्टेन्ड एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। यानी बेसिकली बोल क्या रहा है कि एजो आइसो जो प्रोपेन है इसका हम लोग क्या कराते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेक्सेन प्राप्त होता है और नाइट्रोजन प्राप्त होता है। उसके केस में हम लोगों को निकालना क्या, हमको निकालना रेट कांस्टेंट क्या होगा। फिर इसके बाद हमको एक टेबल दे रखी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमें कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पता, यहाँ पे प्रेशर के बारे में पता है। तो टाइम तो दे रखा है, जैसे टाइम t = 0, यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 720 है। यहाँ पे प्रेशर अपने को 35 दे रखा है, t = 0 पे, यहाँ पे 54 है और यहाँ पर क्या है 63 है। प्रेशर के बारे में अपने को पता है कि जो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट होती है वो एटीएम होती है ना, और mm/Hg करके यूनिट इसके होती है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एजो आइसोप्रोपेन होता क्या है। तो बेसिकली जो एजो आइसोप्रोपेन है, अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो CH3 का होल ट्वाइस टू CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस टू है ना। ये जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा है ये एजो आइसोप्रोपेन का फार्मूला है। और इसको हम लोग क्या कराते हैं, अगर डिकम्पोज कराते हैं वो भी टेंपरेचर कितना दे रखा है 543 केल्विन पे, अगर उसको क्या करें हीट करें यानी डिकम्पोज कराएं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हेक्सेन मिलता है। हेक्सेन का फार्मूला होता है C6H14 प्लस हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलती है। आप इसको देख सकते हैं बैलेंस बेसिकली 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, और 6 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर हम बात करें t = 0 पे, तो बेसिकली t = 0 पे और t = t इन दो टाइम पे हम लोग टाइम इंटरवल पे जो है प्रेशर की बात करेंगे। तो शुरुआत में जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, P0 रहेगा। और उस केस में हमें पता है कि प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, तो दोनों पे प्रोडक्ट बना नहीं होगा, उस केस में हमारे प्रेशर जो होगा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन कुछ समय बाद यानी एट टाइम t = t क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, यानी कि थोड़ा वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। उस केस में जो प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा, P0 - x हो जाएगा। और जो रिमेनिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट में बनेगा क्या बनेगा, x और x बनेगा। बस यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, P0 ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि भाई गैसियस फेज में क्या होता है, हम लोग प्रेशर को जो है क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसंट्रेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर सपोज करिए हमें निकालना है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो दो अलग अलग टाइम के लिए दे रखा है भाई। टाइम इंटरवल देखिए, एक बार हम लोग इस वाले टाइम इंटरवल की बात करेंगे 0 से 360 के बीच में, और एक बार बात करेंगे 360 से लेकर 720 के केस में। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है K = 2.303/T log A0/80। तो देखिए अगर ये बात करें A0/80 तो उस केस में हम लोग जब कंसंट्रेशन डिस्कस करते थे तब A0/80 होता था। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, P0/PT होगा। PT क्या है, PT यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग प्रेशर है, यानी कि जो यहाँ पर एट टाइम t = t पे जो प्रेशर P0 - x है, बेसिकली यही है। इस PT के हम लोग P0 - x रखें तो ज्यादा सही होगा। क्लियर है, ये हमको वैल्यू रखना है। अब यहाँ पर x पता नहीं है, बस इस x की वैल्यू ही हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालना है। और P0 की वैल्यू हमें पता है। P0 क्या है, देखिए P0 वो प्रेशर होता है जो t = 0 पे है। तो t = 0 पे हमें P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, यानी P0 की वैल्यू तो हो गई 35 mmHg। अब हमें x नहीं पता, तो x को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देखिए। हम लोग अगर बात करें टोटल प्रेशर की, तो जो टोटल प्रेशर होगा क्या होगा भाई, टोटल प्रेशर तो एट टाइम t = t यही तो होगा भाई, P0 - x प्लस x और प्लस x। भाई ये तीनों जोड़ लेंगे हम लोग, ये तो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यानी जो टोटल प्रेशर है हमारे पास क्या आ जाएगा, P0 + x आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ से लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू चूंकि निकालनी पड़ेगी हमें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, PT - P0। क्लियर है बात। तो x की वैल्यू PT - P0 हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट डाउन कर देंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास बराबर 2.303/T log P0 माइनस में x जगह रख देंगे PT - P0, PT माइनस में P0, ये हम लोग क्या कर देंगे, x ये रख देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास k सॉल्व होकर आएगा क्या आएगा, 2.303/T log P0 बटे में। अब ध्यान देखिए, अगर माइनस साइन के अंदर से मल्टीप्लाई कराएं तो ये PT के ऊपर भी माइनस आएगा, और चूंकि ये माइनस और ये माइनस होंगे प्लस बना देंगे। तो P0 और P0 ऐड हो गया क्या हो जाएगा, 2P0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा।
यानी टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो हम अपने को एक प्रकार से प्रेशर के टर्म में जो है एक फॉर्मूला जो है निकल गया, और उस फॉर्मूले को आपको याद भी कर लेना है। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले कर लेते हैं, डेरिवेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग पी नॉट वैल्यू भी जानते हैं, और पीटी क्या होगा, पीटी होगा कि एट टाइम टी इक्वल टू टी पे आप कौन सा प्रेशर ले रहे हैं। अगर हम बात करेंगे टी इक्वल टू 360 पे, यानी कि ये इस टाइम की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर पीटी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 54 रखनी पड़ेगी। और अगर हम लोग 720 की बात करेंगे, है ना, 720 की केस की बात करेंगे, उस केस में हमको कितना रखना पड़ेगा, 63 रखना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं एट टाइम टी इक्वल टू 360, यानी 360 के बारे में बात करें तो यहाँ से जो के की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, अच्छा यहाँ पर के नहीं, बात करेंगे k1 की, क्योंकि दो अलग अलग रेट कांस्टेंट आएंगे, है ना। इस पे अगर बात करें तो k1 हो जाएगा, इस पे जो बात करेंगे तो k2 हो जाएगा। यानी k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.303 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, t की वैल्यू 360 है तो 360 रख देंगे। लॉग यहाँ से हो जाएगा p नॉट की वैल्यू अपने पता है कितनी, 35 है, बटे यहाँ से 2 × 35 माइनस पीटी, पीटी की वैल्यू क्या रखनी है आपको, पीटी रखनी है एट टाइम टी इक्वल टू पे जो प्रेशर है कितना है, 54 यहाँ पर रख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो k1 की वैल्यू आएगी, है ना, यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए 35 दूना 70 हो जाएगा, 70 में से 54 आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो k1 की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 2.175, है ना, 175, बेसिकली 175 नहीं, यहाँ पे 375 आता है, इनटू में 10 का -3 आता है। यहाँ से k1 की वैल्यू आ गई है। इस ईयर के हम लोग k2 भी निकाल सकते हैं एट टाइम t इक्वल टू 720 पे। तो 720 पे अगर आप निकालें तो k2 आ जाएगा 2.303 बटे में 720 लॉग। अब ध्यान देखिए, इस बार हमको क्या करना है, पी नॉट की वैल्यू वही रखनी है 35 माइनस, मतलब 35 रखना, ऊपर पी नॉट रखना, बटे इस पे ये पी नॉट, ये देखिए यहाँ पर 2 × पी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 जाएगी। लेकिन पीटी की जो वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है, 720 पे प्रेशर कितना है, 63 है, ये 63 यहाँ पे रख देंगे। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो k2 की जो वैल्यू आएगी वो k2 वैल्यू आएगी 2.175 × 10⁻³ आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। ये कैलकुलेट करने के बाद इसी तरीके से आता है। लॉग की आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो कि log 5 log 7 हमने लिखवा दी थी, तो आप देख सकते हैं। तो k1 आ गया, k2 आ गया, और इस k1 और k2 का हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे। यानी ओवरऑल जो हमारे पास रेट कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इनके एवरेज के बराबर होगा, यानी k1 + k2 बटे 2 होगा, जिसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, इनकी k1 और k2 वैल्यू जब रखेंगे तो ये आएगा 2.2 × 10⁻³ ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डेटा फॉर ऑब्टेन्ड, यानी प्राप्त किया गया कुछ डेटा हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास है, इसका मतलब फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही करते हैं ना। SO2Cl2 को हम लोग थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। एट अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी वैल्यू को कांस्टेंट रखा गया है, तो वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। अगर वैल्यू चेंज हुआ तो उसमें फर्क पड़ेगा, प्रेशर पे भी फर्क पड़ता है, क्लियर है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में हमको जो डिकम्पोजिशन कराने पे आ रहा है SO2Cl2 यानी जो थायोनिल क्लोराइड है वो SO2 + Cl2 नॉर्मल रिएक्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सपेरिमेंट अपने क्या तरीका, पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एट टाइम t = 0 जो हमारे पास प्रेशर है कितना है 0.5 है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 100, जब हमारे पास टाइम 100 होता है, 100 सेकंड होता है, मतलब टाइम सेकंड में अगर आप बात करें तो टाइम सेकंड में है, और यहाँ पर जो प्रेशर वो टाइम है ATM है, और यहाँ पर जो प्रेशर है हमारे पास कितना 0.6 है। बात समझना है ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास कुछ बोला है, क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 ATM। यानी हमें एक चीज बता रखी है कि टोटल प्रेशर जो है कितना है 0.65 ATM है। अब यहाँ से हम लोग वही चीज सेम चीज करेंगे जैसे कि हम लोग पता है, फॉर्मूला को हम लोग जान ही चुके हैं, क्या लगता है 2.303 बटे t log p0 बटे 2p0 - pt। अच्छा, यहाँ से एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम लोग यहाँ से स्टोइकियोमेट्री भी चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे जो फॉर्मूले हैं वो भी क्या होने लगेंगे, चेंज होने लगेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, यहाँ से आगे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि भाई t = 0 पे और t = t पे हमारे पास क्या होता है। तो t = 0 पे हमें पता है कि प्रेशर शुरुआत में क्या होगा, अगर रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट के केस में हमारे पास जो प्रेशर होगा कितना होगा, p0 होगा, और चूंकि प्रोडक्ट बना नहीं तो उस केस में 0 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें t = t पे तो हमारे प्रेशर जो हो जाता है p0 - x हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास डिकम्पोज होके x और x बन जाता है। यहाँ पर मतलब x खत्म होता है, यहाँ पर x बन जाता है। x बेसिकली डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना खत्म हो गया, कितना कंज्यूम हो गया। तो टोटल प्रेशर जो हमारे पास यहाँ पर आया तो हम लोगों ने डिस्कस किया था p0 + x। अब यहाँ से देखिए टोटल प्रेशर की वैल्यू पता है 0.65, p0 की वैल्यू पता है। p0 क्या होता है, p0 होता है t = 0 पे आपके पास कितना प्रेशर है, कितना है 0.5 है, तो आप 0.5 रख दिया प्लस x हो गया। अब यहाँ से x आप सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, 0.65 में से 0.5 घटाएंगे तो आई थिंक 0.15 आ जाएगा, क्लियर। 0.15 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमें निकालना है कि भाई देखिए यहाँ पर pt क्या रखना है, यहाँ पर तो pt वो रखना होता है जिस टाइम में आप जो टाइम रख रहे हैं वही आप pt रखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाला तो आसान है, क्या है 2.303 बटे
और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। लॉग यहाँ से हो जाएगा हमारे पास पी नॉट की वैल्यू कितनी पता है, 0.5 पता है बटे 2 इंटू 0.5 माइनस का पी टी की वैल्यू कितनी पता है, पी टी पता है 0.6। और यहाँ से आप पूरे कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आएगा 2.23 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 के करीब यहाँ पर आप अपने पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना ये है कि भाई क्या होगा, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमें पता है रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन से हम लोग क्या जानते हैं, आर बराबर के रेट कांस्टेंट के इनटू रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, तो वहां पर रिएक्टेंट अब कंसंट्रेशन तो पता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या रखना होता है, पार्शियल प्रेशर रखना होता है एट टाइम टी इक्वल टू टी पे कितनी है, वो भी किसकी, SO2 Cl2 की। तो एट टाइम टी इक्वल टू पे तो हमारे पास पी नॉट माइनस एक्स है, ये चाहिए हमें, तो पी नॉट माइनस एक्स हम लोग निकाल लेंगे। देखिए पी नॉट की वैल्यू कितनी पता है, पी नॉट की वैल्यू पता है 0.65 और एक्स की वैल्यू कितनी पता है 0.15। तो हमारे पास यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.50 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर एट पॉइंट टी इक्वल टू टी कितना आ जाएगा SO2 Cl2। अब इसकी वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो आर जो आ जाएगा के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2.23 इंटू 10 पावर माइनस का 3 और पी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5 है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा 7.805 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। आप इसको आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर लगभग ये आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और इस तरीके से हो जाएगा। तो सबसे हमने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ से हमको एक्सपेरिमेंट दे रखे थे, ये फॉर्मूला हम लोग को पीछे डेरिवेट कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर हमें टोटल प्रेशर दे रखा था, यहाँ पर हमें वही रखना होता है जो हमें गिवन होता है, जिस टाइम पे गिवन होता है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग को टोटल प्रेशर पता था, फिर यहाँ से ये चीज हम लोगों ने सॉल्व की। यहाँ पर जब रेट कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पर हमें एट टाइम टी इक्वल टू टी पे पार्शियल प्रेशर रखना होता है, जो कि हम लोगों ने निकाला। वो निकाला कैसे, यहाँ पर पी नॉट एक्स माइनस एक्स है और यहाँ पर हमारे पास SO2 Cl2 की पार्शियल प्रेशर आ गया, कितना आ गया 0.5 आ गया। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ गया, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्या बोला है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। बेसिकली N2O5 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बोलते हैं, और N2O5 का अगर हम लोग डिकम्पोजिशन करा दे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है ना। एट वेरियस टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर दे रखा हुआ है ना, नीचे दे रखा हुआ है एक टेम्परेचर, ये देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा हुआ है बेसिकली, यहाँ पर 0 और इस तरीके से 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, और यहाँ पर जो हमारे पास k की वैल्यू है वो इंटू 10 की पावर 5। देखिए अच्छा k की पावर k इंटू 10 की पावर 5 है इक्वल टू ये हमको दे रखा है 0.087 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k 10 पावर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, मतलब निकालना क्या है बेसिकली, तो ड्रॉ ग्राफ ln k एंड 1/d, यानी ln k और 1/d के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये जो है a है इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ये एक्टिवेशन जो है कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये निकालना है। प्रेडिक्ट करना है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। काफी बड़ा क्वेश्चन, काफी खतरनाक क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप लोग, तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए तब जाके क्वेश्चन होगा। तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले जो हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं केल्विन में पता होना चाहिए। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या रिलेशन होता है, अगर मान लीजिए आपको केल्विन में पहुंचना है तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप क्या कर दीजिए 273 ऐड कर दीजिए, 273 अगर आप ऐड कर देंगे तो आप केल्विन में पहुंच जाएंगे। सपोज करिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेम्परेचर कितना होगा 273 यानी 273 होगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना होगा 293 होगा, मतलब 273 सब में ऐड कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। अगर हम बात करते हैं ग्राफ हमें किसमें प्लॉट करना है 1/t में, तो 1/t का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, इस पूरी क्वांटिटी को सबसे क्या कर देंगे 1 के डिवाइड में ले आएंगे। तो जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ये देखिए 1 से डिवाइड करने पर इसको ये आया, फिर इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है, तो अलग अलग वैल्यू आ गई। तो जो ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है वो वैल्यू तो अपने पास होनी चाहिए। सेकंड बात करें हमारे पास 10 पावर 5 into k की वैल्यू अपने को पता है, ये सारी चीजें ये दे रखा है। ठीक है, अगर हम लोग ln k निकाले हैं, अब लॉग की जब तक हमारे पास टेबल नहीं होगी तो निकाल नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं होता है सारी चीजें। तो ln k की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे टेबल देख के, तो हमें ये इसकी वैल्यू कितनी -14.055 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आई है -10.98, इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अब ध्यान से समझिए हम लोग इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सिंपली एक ग्राफ बनाया जिसमें से x एक्सिस में हमने 1/t को लिया है और y एक्सिस में हमने ln k को लिया है। अब यहाँ से ध्यान देखिए शुरुआत जो हो रही है हमारे पास क्या हो रही है, अगर ln k की वैल्यू बात करें, देखिए ln k हमारे पास यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू देखिए -3.8 से हो रही है, मतलब -3.8 है, टेम्परेचर हमारे पास 353 है, तो उसके में ln k की वैल्यू इतनी है ना, -3.844
और टेम्परेचर जो 1/T की वैल्यू कितनी 2.83 है, यानी 2.83 इंटू 10⁻³ जब हमारे पास टेम्परेचर है तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू है ln k की कितनी है -3.844 है। मतलब ये यानी कि हमने 1/T की जो वैल्यू रखी कहां से स्टार्टिंग करी 2.8 से। अच्छा इंटू में 10⁻³ भी है, अगर हम इस प्रकार बात करें तो इंटू में 10⁻³ भी है। ये 10⁻³ बार बार कहां लेते फिरेंगे, इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो यहाँ से 2.8 हो गया, फिर उसके बाद हमने गैप एक का गैप ले लिया 0.1 का, 2.39 हो गया, 3 हो गया, 3.1, इस तरीके से 3.7 तक गए। क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है 3.66 तक है, तो एटलीस्ट 3.77 तक तो आप लोग चले जाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने अगर बात करें, देखिए ln k की बात करें, देखिए ln k की वैल्यू देखिए इस तरीके से रखी -3.8 फिर -6.33 इस तरीके से। तो माइनस हमने क्या करा, देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है, पहले वैल्यू कम होगी फिर उससे बढ़ेगी इस तरीके से। माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो -14 फिर -12 हमने इस तरीके से लिए, देखिए -14 फिर -12 फिर -10 फिर -8 फिर -6 यहाँ लिखा, -4 यहाँ, जगह की कमी थी इसकी वजह से हमको ऐसा करना पड़ रहा है। अब एक बात समझिएगा, 2.8 की अगर बात करें 2.8 में हमारे पास जो हमारे पास ln k की वैल्यू कितनी है -3.8 है। अब -3.8 कहां पे होगा, यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा भाई। यहाँ पर अगर बात करें 2.8 पे हमारे पास जो ये वैल्यू होगी ये जस्ट 3.8 के करीब है, इसका मतलब -4 के जस्ट ऊपर होगा, यानी ग्राफ जो स्टार्ट होगा कहां से, इस पॉइंट से होगा। फिर उसके बाद हमें जो पता है वैल्यू टेम्परेचर कितनी पता है, 3 पता है, 2.9 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो 3 के बाद जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है ln k की जो वैल्यू आ रही है -6.33 आ रही है। अब -6 का मतलब ये है, इसका मतलब -6.33 का मतलब क्या होगा कि भाई ये जो वैल्यू होगी कहां होगी, -6 के जस्ट नीचे होगी, क्योंकि भाई -8 होगा फिर -7 होगा और यहीं पे कहीं -6, यानी कि 6 के नीचे। 2.3 के बाद थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ पे ऐसा कुछ आना चाहिए ना, ऐसे कुछ आना चाहिए, यहाँ यानी सेकंड जो हमारे पास पॉइंट बनेगा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे -6 के जस्ट नीचे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं 3.1 के बाद, तो वह 3.19 है, 3.1 के करीब अगर बात करें 3.19 के टेम्परेचर अपने पास है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ है वो हमारे पास इसकी जो वैल्यू दे रहा है कितना दे रहा है, -8.266 दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास -8.66 का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ होगा यहाँ पे, ये जो ग्राफ होगा वो कुछ यूं होगा, इस तरीके से है, इस तरीके से होगा 3.1 पे, यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ आ रहा, पहले ऐसे आया, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन जाएगी फिर ऐसे आएगा। ठीक है, फिर 3.2 की अगर बात करें 3.2 पे देखिए कितना है 3.19 का मतलब लगभग 3.2 है, तो उसके से -8.266 है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास जो ग्राफ है कुछ ऐसे करके इस तरीके से आता है। तो एकदम तो स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे कि एकदम स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रहा है, लेकिन हाँ फिर भी आप बोल सकते हैं कि लिटिल बिट एक समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन आ रहा है, फिर उसके बाद इस तरीके से आ रहा है और फाइनल जाके इस तरीके से आ रहा है। तो ln k और 1/t के बीच में हम लोग जनरली ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन यहाँ पर प्योर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, थोड़ा सा क्या हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीके से हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी और ये रेट कांस्टेंट सारी चीजें निकालनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर लिया ln k और 1/t के बीच में। अब हम लोग निकालना है वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब बेसिकली ए निकालना। ए एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, और यहाँ से जो ई है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक, और रेट कांस्टेंट भी हमको बताना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा। तो एक बात समझिए, अगर हम स्लोप निकालें उस ग्राफ की अगर बात करें, आप उस ग्राफ को देखिएगा फिर से, तो वो जो ग्राफ है m, तो m की अगर हम बात करें तो m क्या होता है, m होता है dy/dx या डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी कि y में क्या है उसमें चेंज और x में क्या है वो उसमें चेंज। तो y में तो हमें दिख रहा था ln k था और x में हमारे पास 1/t था। तो अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले लिए, सपोज करिए हमारे पास ये दोनों पॉइंट हैं, तो यानी कि ln k की जगह ऊपर तो ln k था, यानी y में ln k की जगह रखना y वाला, यानी कि माइनस का, चूंकि स्लोप का अगर बात करें तो चूंकि भाई जो क्वांटिटी में जो चेंजमेंट होता है, यानी क्या हो जाएगा माइनस का, फिर यहाँ से माइनस हम लोगों ने बाहर लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि जो रिएक्टेंट होता है उसकी चूंकि जो कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, डिक्रीज करती है लगातार, इसलिए अलग से माइनस लगाना पड़ता है। माइनस का 14.055, फिर उसके बाद माइनस, ये खुद माइनस है ना, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये खुद माइनस है, तो यहाँ से माइनस का क्या हो गया 10.98 हो गया। क्लियर बात। अब बटे में क्या होगा, बटे में हम लोग क्या रखना पड़ेगा, बटे में रखना पड़ेगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पर 1/t की वैल्यू रखनी है, तो 1/t की वैल्यू कितनी है, ये 1/t की वैल्यू 3.66, फिर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा x में हमको वही रखना है, फिर अगले वाले में 3.41 और फिर एक साथ हम लोगों ने क्या कर लिया 10⁻³ को ले लिया। अब ये जो आएगा ये स्लोप हमें पता है कि ln k और 1/t के बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये किसके बराबर होता है, बेसिकली ये बराबर होता है EA अपॉन R के बराबर होता है। अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं तो उस केस में 2.303 आता है,
ठीक है। यानी E अपॉन R की बात करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ये पूरी क्वांटिटी है ना, ये पूरी क्वांटिटी जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप R की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू क्या होती है 8.314 इंटू मान लीजिए इसकी जो इसको हमने K मान लिया, ये जो आप सॉल्व करेंगे पूरा K मान लिया हमने, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी 2.3 इंटू 10 की पावर -3। इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू आप एक्टिवेशन एनर्जी की निकाल लेंगे। क्लियर है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से ए निकाला जाता है, किस तरीके से हमारे पास ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेट कांस्टेंट वो कैसे निकालते हैं, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या होगा भाई ए की वैल्यू। अच्छा पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन थोड़ी सी गलती कर दी है, जो हम लोगों ने एम निकाला है वो जो निकाला था एक्टिवेशन एनर्जी, एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी जो निकाला है 2.3 वो कुछ यू ये नहीं आएगी है ना, जो इनटू 10 पावर 3 थी थोड़ा गलत हो गया। यहाँ ध्यान समझिए, जो हम लोगों ने एम निकाला ना, पहले एम निकाल लीजिएगा, एम की वैल्यू आएगी 12.3 इंटू 10 पावर 3। तो यहाँ से ये एम की वैल्यू आएगी, फिर एम की वैल्यू जब आप ई अपॉन आर करेंगे तो आर की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू 12.3 इंटू 10 की पावर 3, और आर की वैल्यू रख देंगे 8.314 इंटू 12.3 इंटू 10 पावर 3। समझ रहे ना बात को भाई। एक्टिवेशन एनर्जी जो हम लोगों ने पीछे निकाली थोड़ा सा ये गलत है, वो हमने चूंकि वैल्यू हमने सोची रटी थी लेकिन एक्चुअल में आंसर नहीं है। तो 12.3 इंटू 10 पावर 3 एम की वैल्यू आई है, और यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर, ये ई अपॉन आर स्लोप से हम लोग जानते हैं कि ये होता है, तो यहाँ से आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर की वैल्यू 8.314 होती है इंटू 12.3 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा। इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी सॉल्व करेंगे आप लोग, कितना आएगा 103.54 किलो जूल पर मोल, ये इसकी क्या आएगी, यूनिट आएगी, किलो जूल पर मोल जो इसकी यूनिट होती है, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा सारा कंसंट्रेशन किसके ऊपर, ए के ऊपर है, और हमारे पास किसके ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, एक बार समझते हैं इसको। तो ए की अगर बात करें तो ए कैसे होता है, देखिए हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा हुआ है, के इक्वल होता है ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अगर हम यहां से ln ले लें, ln तो ln के बराबर क्या हो जाएगा, ln a माइनस का e अपॉन आर टी। अगर ln ले लें तो यहां से क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू ln a माइनस a अपॉन आर टी हो जाएगा। अच्छा ln k की वैल्यू अगर बात करें तो ln k हम लोगों ने देखा था माइनस का 14.055, शुरुआत में जो ln k की वैल्यू थी माइनस 14.055 थी, और जो हमारे पास टेम्परेचर था उसके इसमें टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, तो यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग को कितना लेना है 273 लेना है भाई। उस केस में t की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी ना बाद में, और ln k की वैल्यू हमने बता दी शुरुआत में ये लेनी ln, फिर उसके बाद देखिए a की वैल्यू हम लोग निकाल ln a की वैल्यू हमें निकालनी है, ए यहाँ पर रख लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं 103.54 किलो जूल है, तो आपको पता होना चाहिए किलो जूल को अगर हम लोग क्या कर दें 5 इंटू 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितने में आ जाएगा, जूल पर मोल में आ जाएगा। क्योंकि हमको वैल्यू क्या में रखनी है, जूल में रखनी है, इसलिए हम लोग इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई करा देंगे। आर की वैल्यू जानते हैं आप लोग 8.314 होती है, इंटू अगर बात करें टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी रख देंगे 273। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एक वैल्यू जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये इतना आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद अगर बात करें रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट के लिए हम आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से करेंगे। इसके एक फॉर्मूला होता है ln k2/k1, ln k2/k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln k2/k1 इक्वल टू होता है e अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें 273 ऐड कर देंगे तो हमें T1 मिल जाएगा, इसमें 273 ऐड कर देंगे 50 तो T2 मिल जाएगा। रेट कांस्टेंट को निकालना है तो क्या किसकी वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू, k1/k2 की वैल्यू निकालनी है। k1/k2 यहां से आ जाएगा, उसका हम लोग क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो उस केस में हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग रेट कांस्टेंट की बात कर रहे थे, तो एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि भाई अगर ln k2/k1 इक्वल टू आप लगा सकते हैं e अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2, इस फॉर्मूले का यूज पड़ेगा आगे आके, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे हमें k2/k1 की वैल्यू पता चलेगी। एग्जैक्ट अगर रेट कांस्टेंट चाहिए तो आप क्या करें, उसी फॉर्मूले का यूज करें, ln k इक्वल टू ln a माइनस a अपॉन r t, इस फॉर्मूले का यूज करें। सब कुछ पता चल चुका है। देखिए ln k हमें निकालना है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू एक्चुअल आएगी 4.78 into 10 पावर 23, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, है ना। यहाँ से a हमें पीछे बता चुके कैसे आए। फिर उसके बाद a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, कितनी निकाली थी, 12 निकाली थी हम लोगों ने 103.54 into 10 पावर 3, ठीक है। r की बात करें तो कितनी है 8.314 into टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो हमारे पास है वो कितना हम लोगों को रखना है, टेम्परेचर हम लोगों को रखना है कितने पे बात कर रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहा है।
दोनों पे अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, मजबूरी हमारे सामने, दोनों पे अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ से अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पर हम लोग केल्विन रखेंगे, कितना हो जाएगा 293 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग K1 निकालेंगे, K1 ठीक है, K1 आ जाएगा। इसी के बाद हम लोग बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, फिर टेम्परेचर T2 जो है क्या रखेंगे 273 में से अगर 50 छोड़ देंगे सेम चीज होगी, तो उस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग 293 रखा है T1, अब अगले वाले में टेम्परेचर 50 है तो 273 में अगर आप 50 जोड़ेंगे तो 3 और 5 7 5 12 यानी 323 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 323 रखेंगे तो उस केस में हम लोग क्या मिल जाएगा K2 मिल जाएगा, और फिर आप लोग क्या ले लेंगे K K1 + K2/2 यानी इसका एवरेज ले लेंगे, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली काफी कम आते हैं, है ना। अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी कम आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आने के इसके चांसेस है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23। तो द क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला था, रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज दिस। तो रेट कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K बराबर दे रखा है 2.418 × 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स यूनिट दे रखी है। टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर का काम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, 546 केल्विन दे रखा है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, E की वैल्यू दे रखी है 1799 किलो जूल पर मोल दे रखा है। तो प्यारो किलो जूल पर मोल दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा दें तो जूल पर मोल आ जाएगा, क्यों E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यहाँ से K पता चल गया, E पता चल गया, T पता चल गया। पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी कि अपने फाइंड आउट क्या करना, A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कर लेंगे, कहां दिक्कत आ रही है, हम लोग जानते हैं कि भाई log K, अभी ln की बात कर रहे थे, log की बात कर रहे हैं, समझो दोनों में अंतर होता है। ln K इक्वल टू होता है ln A माइनस का E/R, और अगर आप क्या कर रहे हैं ln की जगह log ले रहे हैं तो होता क्या है कि अगर ln x टू द बेस e है, ln एक ऐसा log होता है जिसका बेस e होता है, तो उसको हम लोग क्या कर देना पड़ता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है log जिसका बेस 10 होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखने का। तो अगर आप इसकी जगह क्या लिखते हैं, log में कन्वर्ट करना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा और हर जगह करना पड़ेगा, जहां जहां ln है वहां log को आपको अगर लाना चाहते हैं तो माइनस का E/R। पूरी इक्वेशन को हम लोग 2.303 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय 2.303 इन बोथ साइड दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल जाकर हमारे पास जो log K आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेसिकली log A माइनस का E/2.303 ये हमको log K के बराबर पता चल गया। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं आप लोग, K की वैल्यू कितनी पता है 2.418 × 10⁻⁵, K की वैल्यू पता है हम लोगों को, रख दिया हमने, बराबर log A तो हमें चाहिए इक्वल टू मतलब माइनस बेसिकली माइनस E की वैल्यू कितनी है 1799 × 10⁻³ बटे में 2.303 इंटू में R की वैल्यू कितनी होती है 8.314। फिर आप लोग क्या करना है, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और फिर यहाँ से हम लोग आप लोग क्या कर सकते हैं, A को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग A की वैल्यू बताएंगे कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का एक्सप्लेनेशन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कंसीडर ए सर्टेन रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन आप लोग को माननी है और रिएक्शन आप लोग गिवन है एक इस प्रोडक्ट विद K इक्वल टू दे रखा है, K रेट आपने को रेट कांस्टेंट पता है, K इक्वल टू 2 × 10⁻²। कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ A रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड, यानी A जो है A की कंसंट्रेशन निकालनी है जब हमारे पास क्या हो जाता है सो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला, कंसीडर सर्टेन रिएक्शन ए इस प्रोडक्ट के दे रखा है आपने रेट कांस्टेंट 2 × 10⁻²। कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन निकालना रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड, यानी 100 सेकंड बाद ए की कंसंट्रेशन क्या होगी वो बताना है, और इनिशियल कंसंट्रेशन ए की दे रखी है, बेसिकली ए 0 दे रखा है अपने को, ए 0 यानी कि वही होता है ना इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या होगी वो दे रखा है 1 मोल पर लीटर, और अपने को निकालना ए एट 100 यानी एट टाइम टी इक्वल टू 100 पे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी वो बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, के बराबर हम लोग जानते हैं, यूनिट देख के समझ में आ रहा है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लोग लगा देंगे 2.303 और उसके बाद बटे में टी लॉग ए नॉट बटे में 80। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। के की वैल्यू हमें पता है कितनी पता है 2 × 10⁻² और यहां से 2.303 बटे टी, टी की वैल्यू कितनी पता है 100 पता है, क्लियर है। लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी पता है 1 और 80 की वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है। आप इस तरीके से निकालेंगे तो लॉग ए नॉट बटे 80 इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 2 × 10⁻², देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो तो 2
और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2.303 हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज डिवाइड में आ जाएगी। और फिर ए नॉट की वैल्यू अच्छा 1 रख दी थी हमने यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/80 इक्वल टू एंटी लॉग, है ना, 1/80 इक्वल टू ये चीज देखिए लॉग अगर उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी कुछ 0.8684 करके ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंटी लॉग को, तो इस एंटी लॉग को सॉल्व करने पे जो आता है 1/80 इक्वल टू आ जाएगा 0.785 करके कुछ आंसर आता है, मतलब इसको सॉल्व करने पे आता है। और यहाँ से 80 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.135, इस तरीके से आता है। और इसकी कंसंट्रेशन बेसिकली क्या हो जाएगा मोल पर लीटर ही होगी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम समझा दे रहे हैं, शुरुआत में हमको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन 1 पता है, लिख दिया 1 मोल पर लीटर होगा, यहाँ पे 1 मोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ से हमें t इक्वल टू 100 पे कंसंट्रेशन निकालनी थी, वो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है क्योंकि यूनिट से पता चल रहा है, यूनिट से हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। t की वैल्यू 2.303/t log a0/80, बाकी सारी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया और आंसर निकाला है 0.135 मोल पर लीटर। आपको समझ आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, सुक्रोज डिकम्पोजेस। सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है सुक्रोज, पूरा पढ़ लेते हैं। इन एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन का मतलब H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। सुक्रोज की होनी चाहिए, यानी सी सुक्रोज होता है ये C12H2211, डिकम्पोज होने पे बन क्या रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बना दीजिए। क्या होता है ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज का फॉर्मूला वही होता है, ठीक है। फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इसमें एल्डिहाइड होता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें कीटोन होता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला कि टी हाफ की वैल्यू कितनी, 3 घंटे दे रखी है, तो टी हाफ लिख लीजिए यहाँ से, टी हाफ इक्वल टू 3 घंटे दे रखा है, क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया ऑलरेडी, यानी फॉर्मूले जो लगेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाले लगेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे बाद कितना पार्ट है जो है सुक्रोज का बचेगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी हाफ बराबर फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या होता है 0.693/k, और हमें के तो निकालना है क्योंकि के बहुत जरूरी है। तो 0.693/t हाफ की वैल्यू कितनी पता है, टी हाफ की वैल्यू पता है 3, तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2, बेसिकली 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी, हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अब हमें फॉर्मूला लगाएंगे k बराबर 2.303/t log a0/80। हम मान ले रहे हैं शुरुआत में जो कंसंट्रेशन है कितनी है, a0 की वैल्यू 1 है, 1 मान ले रहे हैं, और 80 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 80 हमने मान लिया x है। x क्या है, x रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, आगे कितना बचेगा, आ रही बात समझे। 80 भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 80 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है x से, आप सोच रहे होंगे x डिकम्पोजिशन होता है, तो 80 मान लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आखिर 80 कितना होगा और समझ लीजिएगा, 80 वो टाइम कंसंट्रेशन है जो एट टाइम t इक्वल टू t पे रिमेनिंग होती है। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 0.231 इक्वल टू 2.303। हमें क्या बताना है, टाइम ऐसा दे रखा है, टाइम 8 घंटे, तो यहाँ पे टाइम 8 घंटे रख लेंगे। log a0 की वैल्यू हम लोग कितने रखेंगे, 1 रखेंगे, शुरुआत में पता नहीं है, 1 रख लेंगे। और यहाँ से 80 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब आप लोग 80 निकालेंगे तो कितना आएगा 0.158 आएगा। चूंकि ये तो हमें पता चला है, मतलब फ्रैक्शन में हमको निकालना है, कितना परसेंटेज बोला है ना उसने, परसेंटेज की बात कर रहा है, तो उसके इसमें हम लोग क्या हो जाएगा 15, अगर डिवाइड कर दें 100 से तो कितना आ जाएगा 15.8%। अगर इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर दें तो पॉइंट कर सकते कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब 15.8 घंटे बाद 15.8% रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है रह जाएगी सुक्रोज की। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोइंग द इक्वेशन। कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी को, और के की वैल्यू हमको इस टर्म में दे रखी है। अब ध्यान देखिए, अगर इसका हम लोग कंपैरिजन करें आर्हेनियस इक्वेशन से, तो क्या होता है k बराबर a e की पावर माइनस का a/RT, है ना। इस तरीके से आप कंपैरिजन करा सकते हैं। तो साफ साफ हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू पता चल गई है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू क्या है 4.5 × 10 माइनस का और प्लस का 11 है। तो यहाँ से एक वैल्यू पता चल गई, पूछा तो था नहीं लेकिन फिर भी हम लोगों ने निकाल लिया, क्लियर है। अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, देखिए ये पूरी क्वांटिटी इस पूरे के बराबर है भाई, आएगी नहीं। अच्छा ये के क्या है, ये के टेम्परेचर की यूनिट को दिखा रहा है केल्विन में, ठीक है। तो इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या दे रखा है। तो a/RT की वैल्यू दे रखी है कितनी 28,000/t, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए t से t कैंसिल हो गया, a/r, तो देखिए बटे में r इंटू में हो जाएगा 28,000 इंटू में r की वैल्यू कितनी होती है 8.314 होती है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट आएंगे नीचे 3 जीरो बढ़ाएंगे,
तीनों को काट दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2.32 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट क्या होती है जूल पर मोल होती है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय दिस। मतलब ये रेट कांस्टेंट हमको मतलब ये पूरी इक्वेशन दे रखी है और हमें कैलकुलेट क्या करना है एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना है और एट व्हाट टेंपरेचर एंड टेंपरेचर भी निकालना है विद इट्स हाफ पीरियड यानी हाफ लाइफ दे रखी है। तो यहाँ इक्वल टू 256 मिनट दे रखा है। ठीक है मिनट। तो ध्यान से देखिए इस पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहा है कंपेयर कर रहा है लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर इंटू में टी। इस तरीके से कंपेयर कराएंगे तो आप साफ साफ देख रहे होंगे ए अपॉन 2.303 की वैल्यू किसके बराबर इसके बराबर है, टी से टी सेम सब कुछ सेम है तो इसकी पूरी वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ए अपॉन 2.303 आर इक्वल टू बराबर कर सकते हैं 1.25 इंटू 10 पावर 4। अब यहाँ से क्या करेंगे 2.303 आर की वैल्यू रखेंगे तो ए अपॉन 2.303 आर की वैल्यू क्या है 8.314 इक्वल टू ए दे रखा 1.25 इंटू 10 पावर 4। अब हम लोग यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे कितना आएगा 2.39 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है कि आखिर रेट कांस्टेंट क्या होगा। रेट कांस्टेंट बहुत आसान है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं k इक्वल टू 0.693 बटे में टी हाफ। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जैसे टी हाफ की वैल्यू रखेंगे 0.693 बटे टी हाफ की वैल्यू कितनी पता है 256 मिनट पता है तो 256 यहाँ से पुट कर देंगे और यहाँ से k वैल्यू आप लोग सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 2.707 इंटू 10 पावर माइनस का 3 सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नॉर्मल चीजें थी एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लिए k निकाल लिया, लेकिन अभी अपने को टेंपरेचर भी निकालना है। टेंपरेचर कैसे निकालेंगे, टेंपरेचर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे ना वैल्यू रख देंगे। देखिए लॉग k की वैल्यू क्या दे रखी है, k की वैल्यू दे रखी है 2.707 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इक्वल टू लॉग a। तो लॉग ए तो हमें पता ही है पूरे लॉग ए की वैल्यू 14.34 है तो उसकी जगह तुम लोग ए लिख सकते हैं माइनस यहाँ से 1.25 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 4। पूरा ये पूरा सॉल्व होकर बेसिकली वही था और टी हमें यहाँ से निकालना है। के की वैल्यू पता चल चुकी है, टी की वैल्यू जब आप लोग निकालें तो कुछ 739.57 ऐसे कुछ करके आंसर आ सकता है। देखिए कैलकुलेशन पे ना जाइए, कैलकुलेशन तो बेसिकली गलत भी हो सकती है लेकिन आपको मेनली कॉन्सेप्ट पे जाना है कि कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। तो कुछ नहीं करना था, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों ने सिंपली क्या कर लिया कंपेयर करके निकाल लिया। यहाँ से हम लोगों ने के की वैल्यू इस 0.693 टी हाफ से निकाल लिया और जो टेंपरेचर की वैल्यू निकाली वो हम लोगों ने इस वाले कॉन्सेप्ट से निकाल दी है। किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गए होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है दैट डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट, यानी ए से अगर प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट ए गिव्स प्रोडक्ट तो द वैल्यू हैज वैल्यू ऑफ के इक्वल टू दिस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर तो हमारे पास के की वैल्यू ये है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है कितनी अब 60 किलो जूल मोल इनवर्स। मोल इनवर्स मतलब वही है बटे में मोल आ जाएगा तो किलो जूल है तो क्या कर देंगे हम लोग इंटू 10 पावर 3 कर देंगे जूल पर मोल हो जाएगा। ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ चुकी है। अच्छा ये हमें टेंपरेचर दे रखा है शुरुआत में तो ये क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है भाई ये शुरुआत में टेंपरेचर T1 है और यहाँ से हमें दे रखा है T1 पे जो हमारे पास ग्रेड कांस्टेंट की वैल्यू है क्या K1 है। K1 की वैल्यू कितनी 4.5 इंटू 10 पावर माइनस का प्लस का 3 है। सेकेंड इनवर्स ये हमको पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है एट व्हाट टेंपरेचर, यानी अब टेंपरेचर को निकालना है यानी T2 निकालना है तो उस केस में हमको बताना है कि भाई जो K की वैल्यू है कितनी है इतनी हो जाती है, यानी K1 की वैल्यू अब तक K2 की वैल्यू पता है हमको 1.5 इंटू 10 पावर माइनस का 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं जो भी डेटा गिवन है उसको हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला होता है log K2 upon K1, log K2 upon K1 इक्वल टू A upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए log K2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से K2 की वैल्यू दे रखी 1.5 into 10 पावर माइनस का 4, यहाँ से K1 की वैल्यू कितनी दे रखी 4.5 into 10 पावर 3 दे रखा है। पॉइंट पॉइंट डाल सकते हैं 15 45 3 बार में कट गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा ये की वैल्यू हमको क्या है पता है, अच्छा पता है 60 into 10 पावर 3 है ना बटे में 2.303। आर की वैल्यू कितनी पता है 8.314 होती है बेसिकली। आर क्या होता है गैस कांस्टेंट 1 अपॉन टेंपरेचर की बात करें टेंपरेचर आप लोग केल्विन में भी रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं, केल्विन में ही रखा जाता है। हालांकि T1 की वैल्यू कितनी 210 है तो यानी कितना हो जाएगा T1
283 है, 273 में 10 जोड़ेंगे 283 हो जाएगा। T2 हमें निकालना है तो T2 आ जाएगा, तो 283 हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1/T2। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। T2 आप निकालेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा 297 केल्विन आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो काफी जर्नी हम लोगों ने लगभग तय कर ली है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 10% कंप्लीट हो जाती है, तो जो उसके लिए जो टाइम लगता है वो टाइम रिक्वायर्ड है। अच्छा, कितना टेंपरेचर दे रखा है 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर द 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन, यानी टेंपरेचर T1 इक्वल टू कितना पता है 298, T2 कितना पता है 308, और बोला है शुरुआत में टेंपरेचर टाइम जो लग रहा होगा मान लीजिए 10% कंप्लीट होने पे 10% मान लिया, मतलब शुरुआत में जो हमारे पास जो टाइम होगा वो हमने मान लिया T है और 10% कंप्लीट होता है तो वो टाइम, और जो हमारे पास बोला है कि 25% कंप्लीट हो जाती है तो वो टाइम, वो आपस में क्या है इक्वल है। तो टाइम बेसिकली इक्वल है। इफ द वैल्यू ऑफ ए यानी एक्टिवेट हमारे पास जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू पता है कितनी, पता है 4 × 10⁻10 दे रखा है ना, जो भी दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है और के निकालना है, यानी के और ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते काफी अच्छा क्वेश्चन है ये हालांकि। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखेंगे के बराबर 2.303/T। टी कब, जब टी हमारे पास 10% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, 10% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं 90% रिमेनिंग है। चलिए ठीक है, समझदार हैं आप लोग, समझ रहे होंगे। इसको T1 भी बोल सकते हैं। चलिए T1 T2 लिख लेते हैं। T1 T2 ज्यादा समझ में आता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको T1 लिख दे रहे हैं, इसको T2 लिख दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। और ये K क्या है, ये K तब है जब हमारे पास टेम्परेचर कितना दे रखा हुआ है 298 केल्विन है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग A0/A0। देखिए शुरुआत में हमारे पास हमें कंसंट्रेशन पता नहीं है, तो कंसंट्रेशन हम लोग कितनी मानेंगे 100 मान लेंगे। अब 10% कंप्लीट हो गई है, तो यानी AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 - 10 कितनी हो जाएगी 90। AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। A0 की वैल्यू रख दी 100 और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 10% कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि बोला उसने टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, इन 10% कंप्लीट हो चुकी है, 90 बची है, यानी से 90 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। T1 हम लोग निकाल सकते हैं। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303 log 10। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बटे 9 और बटे में कितना है हमारे पास, और बटे में के 298 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके हम T2 निकाल सकते हैं। देखिए T2 जब निकालेंगे तो सब कुछ वही आएगा। देखिए T2 निकालने के लिए सबसे पहले हम फिर से वही लगाएंगे, K बराबर 2.303 बटे इस बार जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है K, उस K की वैल्यू किस पे, किस टेम्परेचर पे 308 पे, तो 308 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। इसके बाद जो है टेम्परेचर टाइम हमें क्या है T2 पता है। लॉग शुरुआत में देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है 100 है। अब इस बार कितनी कंप्लीट हो चुकी है 25, तो कितनी बची होगी 75। समझ रहे हैं बात को भाई। 2.303 बटे T2 हो गया लॉग, शुरुआत में हमारे पास कंसंट्रेशन 100 है और यहाँ पे ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन रखी जाती है, यहाँ पे 75 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, काट दीजिए 25 को 100, 25 से 75, यानी कि यहाँ से 2.303 बटे में के 308 है ना, इस तरीके से, और यहाँ से log 4/3, ठीक। अब जब आप लोग T1 T2 बराबर करेंगे, T1 = T2 बराबर करेंगे, तो जो हमारे पास K और ये जो वैल्यू दे रखी है इन दोनों सॉल्व करेंगे, तो जो K 308 बटे K 298 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.7289। इस तरीके से K की वैल्यू मतलब ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का बराबर करेंगे, जो कैंसिल होगा इन दोनों तो इन सब की तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ से जो है ये 2.303 2.303 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग लगा सकते हैं, वो वाला फंडा लगा सकते हैं। हम लोग को क्या जानते हैं कि जो log K2/K1 होता है, K2 क्या हो जाएगा log K 308 बटे K 298 इक्वल टू हो जाएगा E, और बेसिकली E की वैल्यू कितनी पता है, E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू शायद नहीं पता। अच्छा E की वैल्यू पता नहीं है तो कोई बात नहीं, E की वैल्यू निकालना पड़ेगा। E अपॉन 2.303 और R की वैल्यू कितनी पता है, R की वैल्यू पता है 8.314, यहाँ से 1/T1। देखिए 1/T1, T1 की वैल्यू कितनी पता है 298 और T2 की वैल्यू कितनी पता है 308। अब यहाँ से आप लोग निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, ये ही हमको एक्चुअली निकालना था। ये की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 76.6 किलो जूल पर मोल। ये जो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये की आ जाएगी।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले टाइम के बारे में बात करी, टेम्परेचर अपने गिवन था, यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगा दिए है ना, 2.303/T1 log इस तरीके से। और इन दोनों को क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, log K2/K1 की वैल्यू E/2.303 R 1.T1 - 1.T2 लगाना पड़ेगा। यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। अब अपने को निकालना K है, तो K आप लोग निकाल सकते हैं। log K बराबर, ये जो हम लोग जानते हैं log K बराबर क्या होता है, log K बराबर होता है log A - A/2.303 R, इस तरीके से होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए K निकालना है, सब कुछ तो पता है, A की वैल्यू पता है, E की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, R की वैल्यू आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, K की वैल्यू बता सकते हैं। इस K की वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, यानी बेसिकली जब रिएक्शन होती है इसका मतलब ये है व्हेन द टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। देखिए T1 की वैल्यू कितनी है, 293 केल्विन है, T2 की वैल्यू कितनी है, 313 केल्विन है। कैलकुलेट करना है अपने को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, क्या निकालना, ये निकालना है। और एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेंपरेचर, यानी मान के चलना है कि टेंपरेचर के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज पता है आपने, K2/K1 की वैल्यू 4 पता है, तो हम लोग कैसे निकालें, ध्यान देखिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि log K2/K1 होता है, वो क्या होता है, EA/2.303 R इंटू में 1/T1 - 1/T2 होता है। ये चीज हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग कई बार जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब देख एक बात समझिए, K2/K1 की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है वो क्या है, शुरुआत ओरिजिनल रेट कांस्टेंट का क्या है 4 टाइम्स है, यानी यहाँ पे 4 दिख सकते हैं। ये की वैल्यू में निकालनी है 2.303 हो जाएगा। R की वैल्यू, R गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314। 1.T1 की वैल्यू कितनी पता है 293 और T2 की वैल्यू पता है 313। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52.7 करके जो है किलो जूल पर मोल आ जाएगी। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होता है आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो आप लोग को करना क्या है, लगातार ये वीडियोस देखने, और अब ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 30 तक। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को हम लोगों ने पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आप लोगों को थोड़ी सी एनर्जी में कमी दिख रही होगी, ये तबीयत सही नहीं होने की वजह से और गर्मी काफी ज्यादा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।